लद्दाख में जो घटनाएं घटी हैं उस पर ये हमारा तीसरा एपिसोड है देशभक्त पर पार्ट 3। अब आप हमसे सवाल पूछोगे कि देश में तो बहुत कुछ और भी हो रहा है, तो लद्दाख के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों? क्योंकि बात सिर्फ लद्दाख की नहीं है, बात सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, बात है हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे सरकार के रवैये की और किस तरफ हम जा रहे हैं, किस इमरजेंसी में हम घुसे चले जा रहे हैं, बात उसकी है। और क्या हमारे देश की जनता को कॉकरोच बनाकर रख दिया है सरकार ने? अब ये सवाल पूछने का भी वक्त आ गया है। सब कुछ समझाऊंगा आज के एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले जल्दी से बता दूं कि अभी इस कहानी में, इस स्टोरी में, इस ट्रैजिक टेल में सिचुएशन कहां आ पड़ी है। सिचुएशन अब यह है कि सोनम वांगचुक की जो पत्नी है डॉक्टर गीतांजलि, अब वो गुहार लगा रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई मेरे पति के बारे में, उनके वेयरअबाउट्स के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में मुझे कुछ बता दीजिए, क्योंकि मेरे पति को तो एक हफ्ते पहले सरकार ने लिटरली किडनैप ही कह लीजिए एनएसए के अंडर कर दिया। मुझे रीजन नहीं बताया, कारण नहीं बताया, पति से मिलने नहीं दिया, उनकी मेडिकल सिचुएशन क्या है, मेडिसिन क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अब गुहार लगाई गई है हेबस कॉर्पस के अंडर। और ये बड़ी दिलचस्प चीज इसलिए है क्योंकि हेबस कॉर्पस एक इमरजेंसी मोड ही है। जब आपके पास और कोई लीगल रिकॉर्ड्स नहीं रह जाता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हो और कहते हो कि कम से कम उन्हें कोर्ट में पेश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आप देखिए कि जो उनके अगेंस्ट एलिगेशन है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो एलिगेशन है वो कितने सच है, और अगर सच नहीं है तो उन्हें रिहा कीजिए। तो सोनम वांगचुक की रिहाई की एक मांग हो रही है, उनके वेलफेयर की एक मांग हो रही है। वो कहां है, किस मेडिकल सिचुएशन में है, किसी से बात क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, उसकी मांग है। क्या वो इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने बड़े थ्रेट टू द नेशन है कि उनसे कोई मिल भी नहीं सकता है? अब ये सवाल उठ रहा है उनके अरेस्ट होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर। हेबस कॉर्पस इसलिए भी बड़ा दिलचस्प है और ये बात मुझे बड़ी खटकी, क्योंकि जब हमारे देश का पहला इमरजेंसी था 1975-1977 के बीच में, इंदिरा गांधी ने जब पहला इमरजेंसी लगाया हमारे देश में, उस समय भी जिस तरीके से लोगों को वर्चुअली किडनैप करके इंदिरा गांधी की पुलिस ले जाती थी, तो कुछ लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया हेबस कॉर्पस के अंडर कि भैया इन लोगों को किडनैप करके ले जाया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, इनको मार डाल दिया जा रहा है, ये डिसअपियर हो जा रहे हैं। हमारे देश में ऐसा एक काल रह चुका है पहले भी, जब लोग गायब हो जाते थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्टनिंगली, अस्टॉनिशिंगली एक वर्डिक्ट दिया था, 4-1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने इमरजेंसी लगाई है तो आपका आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ भी गारंटीड नहीं है। वो सरकार के डिस्क्रिशन पर है, अगर सरकार चाहे तो वो राइट भी आपसे छीन सकती है, क्योंकि देश इमरजेंसी के अंडर है। इसे हमारे जुडिशियल हिस्ट्री में, हमारे कोर्ट के इतिहास में सबसे काला, डार्क चैप्टर माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेसिक ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में बहुत बुरी तरीके से तब सुप्रीम कोर्ट फेल कर जाती है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव को चेक नहीं कर पाती है, एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, यह हमने पहले भी देखा है। जब इमरजेंसी हटी, जब नई सरकार आई, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह गारंटी किया गया, इमरजेंसी और नो इमरजेंसी जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट टू ट्रायल, वो कोई छीन नहीं सकता है। आज हमारे देश में ऑफिशियली तो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन सरकार इस रवैये से काम कर रही है जैसे कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई हो, जैसे चाइना हम पर अटैक कर ही चुकी हो, जैसे, वैसे छोड़िए वो गलवान की बात, लेकिन क्लियरली अब यह बात सामने आ रही है। और इसीलिए आज का एपिसोड ज्यादा जरूरी है कि सरकार भी टेस्ट कर रही है कि कहां तक हम अपने इमरजेंसी पावर्स को खींच पाए, कहां इमरजेंसी बिना डिक्लेयर किए लोगों को कॉकरोचों की तरफ कुचलते आए, कैसे लोगों की आवाजें हम दबाते आए, और कैसे कोर्ट भी चुपचाप बैठकर ये खेल कब तक देखेगी। ये वाली बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सोनम वांगचुक की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी की बात है कि हमारे देश में क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम अब चल पाएगा, या इसी तरीके से धीरे धीरे अब सबको मार दिया जाएगा, सबको चुप करा दिया जाएगा, सबको हटा दिया जाएगा। सोनम वांगचुक जैसे गांधीयन जो अपने आप को कहते हैं, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले इंसान 6 सालों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक हिंसक वारदात हो जाती है जो उनके कंट्रोल से एकदम बाहर थी, ना उनका किया कराया है, लेकिन सरकार अब उन्हें फॉरेन एजेंट कह रही है, और सरकार कह रही है कि इस वायलेंस के लिए उन्होंने लोगों को उकसाया है। क्या प्रूफ है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन सरकार की जो क्रोनोलॉजी है और सरकार का जो ऑपरेटिंग मेथड है उस पर जरूर टिप्पणी की जा सकती है। इससे पहले कि मैं उस चीज पर आऊं,
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सरकार अपने एक्शंस को अब पोस्ट फैक्टो जस्टिफाई कर रही है, और कहीं ना कहीं प्रेशर तो आ ही रहा है लोगों का भी कि सरकार ने सोचा होगा सबको तो हम ऐसे में ही अंदर कर देते हैं, किसी को भी हम टेररिस्ट अगर बुलाना चाहते हैं तो हम बुला देते हैं, इसको भी बुला देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि सोनम वांगचुक जैसे कैरेक्टर को, जिसको मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, आर्मी के लिए भी काम किया है, लोकल्स के लिए भी काम किया है, एजुकेशन के स्फेयर में भी काम किया है, पहली बार मैं देख रहा हूं सरकार को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं किसी को टेररिस्ट, आतंकवादी, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित करने में, और इसीलिए अब पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन ढूंढा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की क्या गलती हो सकती है। लोगों का भी लद्दाख में काफी गुस्सा है। मुझे मालूम है कि हमारे देश में हमें घंटा फर्क पड़ता है कि कश्मीर में क्या आदमी सोचता है, मणिपुर में क्या सोचता है, लद्दाख में क्या सोचता है। हम तो पंजाबी को भी खालिस्तानी बोलकर चुप कराने के लिए तुले रहते हैं, लेकिन वहां में बहुत आक्रोश है लोगों में कि ये आप किस तरीके से 4 लोगों को आपने इतनी बेरहमी से मार डाला है, तो उसके लिए अब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठाई जा रही है। तो सब कुछ कांड होने के बाद, सोनम वांगचुक को टेररिस्ट पेंट करने के बाद, एंटी नेशनल फॉरेन फंडेड पेंट करने के बाद, एनएसए लगाने के बाद, अब वहां मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है कि क्यों हुआ ये वायलेंस, हाउ डिड इट बिकम वायलेंस, आगजनी कैसे हो गई, बीजेपी के ऑफिस को कैसे जला दिया, और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ये 4 लोगों की मौतें हुई। तो मजे की बात और आयरनी यह है कि जब आप पूरा कांड कर चुके हो, जिसको ब्लेम करना है कर चुके हो, गोदी मीडिया ने अपना काम कर दिया है, पूरे देश ने एक चीज मान ली है, अब आप यहां इंक्वायरी बैठाकर दिखाना चाहते हो कि आप जुडिशियल प्रोसेस, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी कैसे फॉलो कर रहे हो। चलिए ठीक है, आपने ये भी काम कर दिया, एनएसए लगाने के बाद आप इंक्वायरी कर रहे हो, चलो ये भी मैंने मान लिया। प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल बोलने के बाद आप इंक्वायरी कर रहे हो, चलो ये भी मान लिया। पूरे लद्दाख को आपने विलिफाई कर दिया, पूरे लद्दाख को एंटी नेशनल घोषित कर दिया, उसके बाद आप इंक्वायरी कर रहे हो, चलो ठीक है, तब भी मान लिया। अब ये इंक्वायरी करके भी बताओ कि क्या अगर एक आगजनी कहीं होती है, जो कि हमारे देश में ऐसी कोई रेयर बात नहीं है, जब लिंचिंग होती है वैसी कोई रेयर बात नहीं होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी जब जला दी जाती है कोई रेयर बात नहीं होती है, बीजेपी का ऑफिस आगजनी में चली गई तो भाई इतना नेशनल सिक्योरिटी आ गया कि आपने 4 लोगों को मार दिया। उसमें से एक तो फॉर्मर आर्मी पर्सन भी है। जो काम पाकिस्तानी नहीं कर पाए, जो काम चाइनीज नहीं कर पाए, वो हमारी ही सरकार के लोगों ने कर दिया। एक एक्स आर्मी मैन को भी मार दिया। मेरी वाणी नहीं है, ये जो मारे गए हैं उनके पिताश्री की वाणी है कि मेरे बेटे को पाकिस्तानी ना मार पाए, लेकिन हमारी ही सरकार ने मार दिया। चलो ठीक है, मार दिया। कैसे मारा? क्या पुलिस प्रोटोकॉल, क्या क्राउड प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज अब नहीं रह गई है न्यू इंडिया में? क्या आप सिर पर एम करोगे? क्या आप चेस्ट पर एम करोगे? क्या इंक्वायरी मैजिस्ट्रियल ये भी पता लगाएगी कि ऐसी भी क्या हालत हो गई थी कि पूरे आपने 4 लोगों को सीधा मारा, पैर पर भी नहीं मारा, सीधे मुंह और चेस्ट पर गोली मारकर आपने उन्हें गिरा दिया। आशा करते हैं कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ये चीज निकाल पाएगी। और ये भी कि भैया ये जो आपने ये एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया, तो इसमें जो आपने लाफ्टर चैलेंज वाले कारण दिए हैं, जो कि कपिल शर्मा के शो में जाकर मैं बोल दूं कि एफसीआरए लाइसेंस इन वजह से कैंसिल हुआ है। पिछले एपिसोड में हमने डिटेल में बताया था क्यों कैंसिल हुआ है, वो देख लीजिएगा अगर आपको हंसी ना आए। तो क्या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ये भी दिखेगा कि भैया कैसे विछंट करती है सरकार, कैसे लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करती है, ये भी देखने की बात है। और क्या फेक न्यूज के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होगा? कौन कौन से वो दलाल थे जिन्होंने फेक न्यूज चलाया, कौन कौन से वो लोग थे, डिजिटल टेररिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि ये तो कांग्रेस ने किया कराया है, फिर कांग्रेस ने जब धमकी दी तो ट्वीट डिलीट करके भाग गए। तो ये सारी चीजों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी होगी नहीं। और फाइनली क्या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में यह बताया जाएगा, बता दीजिए न्यू इंडिया को कि भैया देखिए, स्टेटहुड का डिमांड करना, 6 शेड्यूल का डिमांड करना एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है। और अगर आपको मालूम नहीं है कि लद्दाख में 6 शेड्यूल क्या है, लद्दाख की स्टेट की डिमांड क्या है, तो हमारा पहला एपिसोड देख लीजिएगा जो इस टॉपिक में बनाया था। और अगर अभी तक आपको ये चीजें नहीं मालूम है और आप सीधा कॉल ले रहे हो कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है, तो आप ऑलरेडी कॉकरोच बन चुके हो। तो अगर लद्दाख के बारे में आप थोड़ा सा ओपिनियन रखना चाहते हो, किसी को गिल्टी, किसी को इनोसेंट साबित करना चाहते हो, कम से कम ये तो समझ लो कि 6 सालों से वो किस चीज की भीख मांग रहे थे, 6 सालों से वो किस चीज के लिए अनशन कर रहे थे, 6 सालों से किस चीज के लिए भूखे मर रहे थे। लेकिन एक घटना हो जाती है आगजनी की तो सारा इशू नेशनल बन जाता है, तब सरकार की नींद खुलती है, तब सरकार हरकत में आती है। और देखिए कितनी जल्दी हरकत में भी आ जाती है, सीधा एनएसए लगा देती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एक कॉकरोच टेस्ट है हमारे देश के लिए। बात सोनम वांगचुक की नहीं है। हमने देशभक्त पर भी यह बात पॉइंट आउट किया था कि कैसे सोनम वांगचुक भी भक्ति का काम भी कर चुके हैं, मोदी की वाहवाही भी कर चुके हैं। जब आर्टिकल 370 लगा था तो उसको वेलकम भी सोनम वांगचुक नहीं किया था। यही तो ट्रेजेडी और भी है कि जो बंदा इतना प्रो गवर्नमेंट भी रह चुका है, उसने अपने स्टेट के लिए क्या एक मांग कर दी, तो वो आज एक एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बन चुका है। अब सवाल यह है
कि हमारा देश क्या कॉकरोचों का देश बन चुका है? क्या आप और हम को सरकार ने कॉकरोच बनाकर छोड़ दिया है? क्योंकि अगर कोई भी कॉकरोच चू भी कर दे तो उसको आराम से मसल दो। क्योंकि देखो कितनी आसानी से आजकल ब्रांडिंग हो गया है। पंजाबी खालिस्तानी बन जाते हैं, केरला वाले आईसिस बन जाते हैं, बंगाल वाले तो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वाले बन जाते हैं। तो किसको कितनी अच्छी तरीके से डिस्क्रेडिट करना है, इस पर तो हम विश्वगुरु हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता है। लेकिन जब सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ोगे, लद्दाख की पीसफुल जनता को नहीं छोड़ोगे, अब बुद्धिस्ट के पीछे भी आप पड़ चुके हो, तो क्लियरली अब लोगों को दिख रहा है कि यार ये थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा पुराना हो रहा है, कुछ नया हो जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी वही रट्टा इतनी बार लगा के रखा है कि लोगों को भी समझ में आ रहा है कि यार अब थोड़ा सा नया कुछ फॉर्मूला लगा दो। और जिस तरीके से देखिए स्टेट को पूरा पनिश किया जा रहा है, लद्दाख टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, सबको मालूम है। आप कुछ नहीं करना था, होम मिनिस्टर को, सीनियर मिनिस्टर्स को लद्दाख जाना था, वहां लोगों से बातचीत करनी थी और बोलना था कि भैया आपकी मांगे जो हैं वो हम बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया है, वहां और कर्फ्यू लगा दिया है, वहां और इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, वहां और डर का माहौल कर दिया है, जिससे दो बच्चे खुचे भी टूरिस्ट हो वो भी लद्दाख ना जाए। वाह, वेल प्लेड। आफ्टर कश्मीर, आफ्टर मणिपुर, आपने एक और जगह आगजनी कर दी। वहां तो सिर्फ बीजेपी का ऑफिस जला था, आप तो पूरा स्टेट ही जला रहे हो अपने इस एरोगेंस से। लेकिन वो जनता समझेगी, जनार्दन समझेगी, पता नहीं। लेकिन कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन में तो वैसे में भी हम विश्वगुरु हैं ही। सवाल यह है कि प्रोटेस्टर से आप बात नहीं करोगे। सवाल है कि प्रोटेस्ट आज हमारे देश में एंटी नेशनल बन चुके हैं। जो पार्टी खुद प्रोटेस्ट करके, जो पार्टी जिसने इंडिया की पहली इमरजेंसी देखी है, आज वही पार्टी वो सारा काम कर रही है जो इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के समय। वो थोड़ी सी दुख की बात है। लेकिन देखिए सवाल है कि आप कितना बिलीव करोगे ये सारी चीजों पर। इसीलिए मैं कहता हूं कॉकरोच मत बनो। अगर इन चीजों को आप बिलीव करोगे, किस किस तरीके के एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो चाइना के एजेंट है। अबे चाइना के एजेंट कैसे बन सकता है वो? अभी तो चाइना के साथ तो हम हाथ मिला रहे, चाइना हमारा अच्छा दोस्त बन गया है। आप दूसरी तरफ कह रहे हो वो चाइना का एजेंट है। अच्छा, वो वाला तो प्रॉब्लम है, सरकार वैसे में भी चाइना का नाम नहीं ले सकती है, तो आईटी सेल चाइना का नाम ले रही है। उधर सरकार क्या कह रही है कि नहीं नहीं वो पाकिस्तान गया था। अबे पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री भी गए थे, तो क्या मैंने जो भी पाकिस्तान जाएगा वो एंटी नेशनल बन जाएगा? वैसे तो अगर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान तो फिर मैं भी गया था, जब मुशर्रफ को किक आउट किया जा रहा था तब भी मैं पाकिस्तान गया था अपने चैनल की तरफ से। और उसके बाद जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे एक बार पाकिस्तान, तो उनके साथ भी मैं गया था। तो क्या हर बंदा जो पाकिस्तान चले जाता है उसको आप उठाकर टेररिस्ट बना दोगे? अगर इसी ढर्रे पर हम बैठे रहेंगे तो पाकिस्तान का भी लॉजिक हमारे लॉजिक से थोड़ा ऊपर ही हो जाएगा, जिस रेट पर चीजें चल रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि देखो सरकार को भी मालूम है, आईटी सेल को भी मालूम है लोगों का सी कैसे बनाना है, लोग कितने बड़े कॉकरोच हैं। पूरा का पूरा महकमा बैठा, आईटी सेल बैठी, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया देखो देखो ये कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस के काउंसलर है, फोटो भी दिखाया। उसके बाद कांग्रेस 2 दिन बाद जगती है अपनी नींद से, कहती है नहीं नहीं ये हमारा काउंसलर नहीं है, हम तो लीगल एक्शन लेंगे जिसने ऐसा कहा। कांग्रेस ने घंटा कोई लीगल एक्शन लिया है ना, आज तक किसी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं दिया। अर्नब गोस्वामी इतना कुछ बोल गए, आज तक कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ है। तो सरकार को भी मालूम है, गोदी मीडिया को भी मालूम है, अरे जितना बकना है हम बक लेंगे, जितना ब्लेम करना है कांग्रेस को ब्लेम कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन पॉइंट कांग्रेस की बात नहीं है, पॉइंट है कि आप कुछ भी मान लोगे, आपके ऊपर कुछ भी परोसा जाएगा, आप कुछ भी समझ लोगे विदाउट फैक्ट चेकिंग इट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। वो दुख की बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा कॉकरोच बनना हमें कम करना पड़ेगा, नहीं तो कल हम कुछ भी बोलने लायक नहीं रहेंगे। और वैसा ही सिचुएशन आज के टाइम पर भी आ रहा है। आज जो लद्दाख में हुआ वो मणिपुर में उससे पहले हुआ था, वो कश्मीर में उससे पहले हुआ था। आप सोचते हो कि ये गाज आपके ऊपर नहीं गिरेगी। हम जैसे गधे लोग हैं जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो जो चीज कश्मीर में हो चुकी है वो मणिपुर होते हुए, लद्दाख होते हुए, पंजाब होते हुए, केरला होते हुए, बंगाल होते हुए आपके ऊपर आएगी। यही विधि का विधान है, इस पे कोई अलग चीज नहीं है। आज लोग अगर देखें जिस तरीके से मीडिया को ट्रीट किया जा रहा है, आए दिन केसेस चले आ रहे हैं, हमको जॉन डो ऑर्डर आ रहे हैं, हम कोई केस में भी इन्वॉल्व नहीं है, हमारे ऊपर भी ऑर्डर आ रहे हैं। वो दिखाता है कि किस तरीके से कश्मीर के जर्नलिस्ट को पहले ट्रीट किया गया था, उसी तरीके से आज देश भर में भी जर्नलिस्ट को ट्रीट किया जा रहा है। जिस तरीके से सिटीजंस को कश्मीर में ट्रीट किया जाता था, अब उसी तरीके से आपको और हमको भी ट्रीट किया जाएगा। वो तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है, कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, वहां सक्सेस हो जाएगा तो यहां आ जाएगा। ये चीज जब आप समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि 6 साल से जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था लद्दाख में, उसके बारे में ना आपको घंटा फर्क पड़ा था ना सरकार को पड़ा था। लेकिन अब लोग बहुत जल्दी कह रहे हैं कि नहीं लद्दाख है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहां वो सब करना नहीं चाहिए था। तो हुआ वो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हुआ क्यों? 6 साल तक किसी ने उनकी बात सुनी क्यों नहीं? अब ये तो मैथ्स का सवाल है, तो ये छोड़ दीजिए।
हुआ ये है कि अब आपने वहां की जनता को बहुत बुरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है। कभी कई कश्मीरी अगर दोस्त है, होगा नहीं बहुत ओके, लेकिन अगर है तो उनसे इन प्रिवेसी पूछिएगा, उनको क्या फील होता है, उनको जिस तरीके से आपने कुचला है उनको क्या फील होता है। लद्दाखीज को भी अब यही बात समझ में आ गई है, इसीलिए एपेक्स बॉडी ले एबीएल उसने अपने आप को टॉक से विड्रॉ कर लिया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने आप को टॉक से विड्रॉ कर लिया है। वो कह रहे हैं टॉक्स कांट बी हेल्ड अंडर द शैडो ऑफ अ गन। ये लाइन यूजुअली सरकार नक्सलियों से बोलती है कि भैया बंदूक की नोक पर हम बात नहीं करेंगे। ये लाइन हम पाकिस्तान से बोलते हैं, बंदूक की नोक पर बात नहीं करेंगे। यहां सरकार को बोला जा रहा है कि हम बंदूक की नोक पर बात नहीं करेंगे। ये है असलियत हमारे न्यू इंडिया की, कि जहां एक पीसफुल स्टेट अब कह रहा है बहुत हो गया बॉस, इस तरीके से हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। यहां है आज हमारा स्टेट। और वहां कविंदर गुप्ता जी हमारे एलजी कह रहे हैं कि होल ऑफ लद्दाख वुड हैव बर्न्ड अगर हमने फायरिंग नहीं की होती। फायरिंग को डिफेंड कर रहे हैं। अरे भैया, होल ऑफ लद्दाख वुड नॉट हैव बर्न्ड बिकॉज लद्दाख इज नॉट बीजेपी ऑफिस। जिस तरीके से इंडिया इज नॉट मोदी, उसी तरीके से लद्दाख इज नॉट बीजेपी ऑफिस। हाँ, आगजनी नहीं होनी चाहिए थी, वायलेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल करके भी कोई फायदा नहीं है। बेसिकली देयर विल बी नो सोल्यूशन जब तक ना अब उल्टा देखा जाएगा। बहुत लोग इस चीज पर आउटरीच कर रहे हैं और सरकार भी सोनम वांगचुक पर फोकस कर रही है, लेकिन वहां लद्दाख के लोग कह रहे हैं पता करो 4 लोगों को कैसे मारा, इतनी बर्बरता से कैसे मारा, सीआरपीएफ ने ये एक्शन क्यों लिया, किसके कहने पर फायरिंग हुई, ये सब चीजें हमें जानने की जरूरत है। और ये भी एनएसए लगाया किसने और क्यों लगाया, इतना डर क्या है। और मेरे ख्याल से सरकार को डर है, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बैठ रहा है सरकार में। क्योंकि जब आप एक नैरेटिव इतने सालों से झूठ का बुनते आए हो, एक दशक से बुनते आए हो, जब वो नैरेटिव खुलता है ना, अनस्पूल होता है, तो बहुत जल्दी होता है। मेरे ख्याल से सरकार को इसी बात का डर है। एक तो बात है ही कि भैया वो पोल खुल जाएगी कैसे, हमने बड़े बड़े पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां बड़ा बड़ा लैंड दिया है सस्ते में या एट नो कॉस्ट एट ऑल। तो ग्रीन एनर्जी मीट करने के चक्कर में आप लद्दाख की इकोसिस्टम को ही खत्म कर दो। तो एक तो वो चैलेंज है। नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा पूरा एपिसोड, फर्स्ट वाला इसी पर डिटेल्ड है कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि लद्दाख के लोग डिसाइड करें कि उनके लैंड पर किस तरीके की इंडस्ट्री सेटअप होंगी, उनके इकोलॉजी को वो मीट करेगा या नहीं। सो दैट इज वन क्लैश विद द गवर्नमेंट। और दूसरा मेरे ख्याल से ये एनएसए लगाने का पॉइंट थोड़ा सा डीपर है। मेरे ख्याल से सरकार को समझ में आ चुका है कि जो नैरेटिव है उनके हाथों से स्लिप कर रहा है। मैंने बहुत सालों से मीडिया का काम किया है, बहुत सालों से सोशल मीडिया पर भी हूं। मैंने कभी इतनी तरीके की गाली गलौच हमारे ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर नहीं देखी है जितना मैंने पिछले 5-6 महीनों में देखा है। आप E20 का अगर एग्जांपल ले लीजिए, सरकार को साफ लोगों को दिख रहा है कि ये क्या चल रहा है। 5 साल पहले आपने E20 लगा दिया, कोई वार्निंग नहीं है। नितिन गडकरी, उनके लड़कों का बिजनेस जो एक क्लियर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। नितिन गडकरी का आक्रामक रवैया कि मेरे तो 200 करोड़ पर मंथ है, मुझे ऐसी चीजों की करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो दुबई बुलाया गया था, मैंने रास्ते इतने अच्छे बनाए, वहां लोग मर रहे हैं पॉटहोल से गिर गिर कर, और वहां नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वेल परफॉर्मिंग मिनिस्टर का ये रूप, ये रवैया देखकर भी लोगों का थोड़ा सा सर्किट उड़ा है। जिस तरीके से बोला गया कि नहीं E20 के बारे में जो बात कर रहे हैं वो ऑयल माफिया, तो अभी तक तो CIA, सोरोस, एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग थे, अब E20 पर बात करने वाले ऑयल माफिया से बिलोंग करते हैं। पेपर लीक का एग्जांपल ले लीजिए, उत्तराखंड में जिस तरीके के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले वो भी काफी रेयर है कि स्टूडेंट्स अब रास्ते पर उतर आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ब्रिज पुल टूट रहे हैं, उसको लेकर जो आक्रोश है लोगों के अंदर। और अभी इसी हफ्ते करप्शन को लेकर जिस तरीके से एक ट्वीट ने ट्विटर पर कि किस तरीके से कस्टम ऑफिसर्स ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, बिजनेसेस नहीं होने दे रहे हैं, पूरा का पूरा एक सुनामी, एक बाढ़ आ चुका है। तो वो दिखाता है कि लोगों में करप्शन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, फेक प्रोमिसेस को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। और सरकार नहीं चाहती है कि लोगों को आइडिया मिले कि भाई हम अपना आवाज ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि यूपीए के टाइम पर भी करप्शन था, लेकिन कम से कम सरकार को आप गाली गलौज दे सकते थे। लेकिन ये न्यू इंडिया है, यहां ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसे रोकने का भी मेरे ख्याल से एक मैसेज है। सोनम वांगचुक को ये एनएसए के अंडर भेजकर एक मैसेज दे दिया गया है कि बॉस जीरो टॉलरेंस रहेगा। सवाल तो आप पूछ नहीं सकते हो, जितना करप्शन होना है होने दो, जितना लोग खाए खाएं, जितने लोग मरे मरे, सवाल आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं फाइनली बोलूंगा कि ये जो सोनम वांगचुक का केस है, ये एक टेस्ट केस है। इसके बारे में बात करो, इसके बारे में शेयर करो, इसके बारे में डिटेल्स मांगो। ऐसा क्या किया सोनम वांगचुक ने जिसके वजह से एक एनएसए आपको लगाना पड़ा, जो कि टेररिस्ट और गैंगस्टर्स के लिए रिजर्व्ड होता है? वो आपने एक एजुकेटर, एक गांधीयन के ऊपर क्यों लगाया? ये सवाल आपको पूछना जरूरी बनेगा, नहीं तो
अगले कुचलने में लिस्ट में आप ही होगे। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिससे उन्होंने पूरे मीडिया को भी बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ना डॉसियर टाइम पर आता है, ना डिटेल्स टाइम पर आए हैं, ना चार्जेस ठीक से फ्रेम हुए हैं, और कैसे सिस्टम का एक मजाक बनाया गया है। जिसको वो हिंसा के लिए जिम्मेवार बता रहे हैं, वो व्यक्ति इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। और आज सिर्फ लद्दाख का नहीं, वो व्यक्ति पूरे देश का एक हीरो है। मतलब किसी भी तरह से ये जो सरकार का मूव है कि इनको एनएसए में बंद कर लो और इससे वायलेंस रुकेगा, बिल्कुल अनफेयर है, बिल्कुल मैलाफाइडी है। हिंसा भड़काने की कोशिश, अरे भाई हिंसा भड़काने की कोशिश एक आदमी कर रहा था, चारों तरफ कैमरे थे, आपकी पुलिस थी। एक वीडियो तो होगा ना जहां वो हिंसा भड़का रहा होगा, एक वीडियो तो होगा जहां ये कह रहा होगा, कुछ नहीं, कोई एविडेंस। अब मुझे मालूम है कि प्रशांत भूषण भी एंटी नेशनल है, योगेंद्र यादव का भी कोई एजेंडा होगा, बट फैक्ट ये है कि जब आप सब कुछ डिस्काउंट कर देते हो, सब अर्बन नक्सल हैं, सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, सब एंटी मोदी है, तो जब डेमोक्रेसी रैंकिंग्स में हम नीचे गिरते हैं तब ऐसी आह निकलती है जैसे सड़क के कुत्ते को किसी ने पत्थर मार दिया हो, और तब चीख निकलती है सरकार की ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अरे भैया, कांड ही तो ऐसे करोगे तो फिर डेमोक्रेसी रैंकिंग और प्रेस रैंकिंग भी नीचे ही तो जाओगे ना। जब एक सेलिब्रेटेड नॉन पीसफुल एक्टिविस्ट को इस तरीके से टेररिस्ट गैंगस्टर की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हारी डेमोक्रेसी रैंकिंग नीचे नहीं जाएगी। लेकिन तब आह निकलती है कि नहीं नहीं, ये तो हमसे ईर्ष्या करते हैं, ये तो वेस्टर्न नेशंस हमसे जलते हैं। अबे जलने की तो बात दूर है, अपने आप को कभी गिरबान में झांक के देखो कि क्या कर रहे हो, देश की रेप्यूटेशन के साथ क्या कर रहे हो। भद्दा मजाक बना के रख दिया है देश के नाम का। क्या भैया, कोरिया के बाद क्या लोग इंडिया का नाम लेंगे? जिस रेट पर हम जा रहे हैं लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन वो तो दूर की बात है, देश और दुनिया क्या सोचे हमारे बारे में। सवाल यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या सच्ची में आप अपने आप को एक कॉकरोच सोचते हो? क्योंकि पब्लिक ऑर्डर के अंडर आपने किसी को एनएसए लगा दिया। पब्लिक ऑर्डर तो कुछ भी हो सकती है। आप सड़क पर जोर से बात कर रहे हो, वो भी पब्लिक ऑर्डर हो सकती है। आप फोन पर जोर से बात कर रहे हो, वो भी पब्लिक ऑर्डर हो सकता है। पब्लिक ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि पब्लिक ऑर्डर, टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस फंडेड इंटरनेशनल एजेंट, इस सब के चक्कर में ये सब सुनते सुनते आप कॉकरोच बनकर रह गए हो। क्या आप सच्ची में कॉकरोच बनना चाहते हो? अगर ये बिलीव करते हो और अगर इस पर सवाल नहीं उठा सकते हो तो फिर कॉकरोच बनने की दुनिया में आपका स्वागत है।